हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम फंक्शंस टॉपिक कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में पीरियोडिक फंक्शन शुरू कर रखा था और पीरियोडिक फंक्शन का कुछ पोर्शन बचा था, उसको हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे जोश के साथ और पूरी एनर्जी के साथ रफ कॉपी और पेन लेके आ जाइए मेरे साथ पीरियोडिक फंक्शंस पर। तो कहाँ पहुंच चुके थे हम? यहां पर इस नोट पे ये चीज हम कर चुके थे, है ना। जिसने भी पिछली क्लास देखी होगी उसको ये बातें पता होंगी अच्छे से। अब आ जाइए नेक्स्ट नोट की तरफ। सो नोट है, ध्यान देना, फंक्शंस मुझे गिवन है कौन कौन से? साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, सीकेंट की पावर एन एक्स और कोसिकेंट की पावर एन एक्स। इन सीकेंट और कोसिकेंट को साथ में ही ले लिया क्योंकि साइन का उल्टा कोसिकेंट और कोस का उल्टा सीकेंट। जो चीज मतलब साइन और कोस शो करेंगे वही वैसा ही रिजल्ट सीकेंट और कोसिकेंट शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब इनकी पावर गिवन हो, क्योंकि सिंपल का तो हम पीरियड देख चुके हैं, क्या क्या होगा, साइन का और कोस का होता है 2 पाई और सीकेंट और कोसिकेंट का भी 2 पाई होता है ना। अब इनकी पावर अगर गिवन हो, कुछ भी पावर गिवन हो, तो इनके पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको देखना है। ठीक है सर, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है देखना। अगर पावर इनकी इवन हो, किसी की भी पावर अगर इवन हो, जैसे पावर 2 हुई, 4 पावर हुई या फिर 6 पावर हुई, कुछ भी इवन पावर हो, तो इसका पीरियड सिंपल पाई हो जाएगा, इवन पावर अगर होगी तो। और अगर इनमें से किसी की भी पावर ओड हुई तो ओड पावर पे 2 पाई ही रहेगा पीरियड इनका। नॉर्मली जैसे पावर 1 होती है, जैसे साइन एक्स, इसका क्या मतलब है कि साइन की पावर 1 है ना। तो जब ओड पावर होती है तो उसके लिए तो रहेगा वही 2 पाई जो हम याद करके आ चुके हैं, क्योंकि वन ओड ही तो होता है। और इवन पावर अगर हुई इनमें से किसी की तो पीरियड पाई हो जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल है पीरियड ऑफ साइन की पावर 4x, क्या होगा? पाई। साइन की पावर 5x का पीरियड 2 पाई। क्लियर? अब ये बात भी आपको पता है, शायद याद भी होगी, कि 10x और कोट x का जो पीरियड दोनों का सेम होता है वो है पाई। ठीक है, अब इनकी चाहे पावर इवन हो और चाहे पावर ओड हो, कुछ भी पावर हो, इसका पीरियड पाई ही रहेगा। इवन है जब भी पाई और पावर ओड है जब भी इसका पीरियड पाई ही रहेगा। आगे बात समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे। साइन एक्स का मोड, कोस एक्स का मोड, टेन एक्स का मोड, कोट एक्स का मोड, सीकेंट एक्स का मोड और कोसिकेंट एक्स का मोड। अगर मोड लग जाए तो सिंपल सी बात है, अगर मोड लग जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट सीकेंट किसी पे भी अगर मोड लग जाए तो उन सब का पीरियड पाई होगा। क्लियर? साइन एक्स पे मोड लगा दे तो इसका पीरियड भी पाई, इसका पीरियड भी पाई, इसका भी पाई, इसका पीरियड भी पाई, सीकेंट एक्स का पीरियड भी पाई, कोसिकेंट एक्स का पीरियड भी पाई। समझ रहे हो क्यों है ऐसा? अब ये देखो, एक तो पावर इवन करने पर भी वही वही रीजन होगा और मॉडुलस लेने पर भी रीजन वही होगा। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब माइनस माइनस पाई से 0 तक आते हैं हम तो ग्राफ नीचे की तरफ रहता है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। और 0 से पाई ऊपर चला जाता है ग्राफ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। और जब हम इसका मोड ले लेते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्राफ नीचे ना बन के वापस ऊपर ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लेने पर नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये ग्राफ नीचे ना रह के ऊपर की तरफ आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए देखो, अब पहले पूरा रिपीट यहां से यहां तक इस तरह से रिपीट हो रहा था और इसकी विड्थ थी 2 पाई पूरी, पाई इधर पाई इधर। ठीक है, और अब की बार तो देखो इतना ही सेम हो गया, इतना ही है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो नेगेटिव वाला वापस पॉजिटिव बन के, तो इसलिए इसका पीरियड पाई हो जाता है। और 10x में भी देख लो, चाहे 10x में पहले नीचे की तरफ था ग्राफ और जैसे ही हम मोड़ लेते हैं तो इस तरह से बन गया पूरा, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 10x में तो वैसे भी पाई रहता था और बस ग्राफ ऊपर की तरफ घूम गया, नहीं रिपीट तो अब ये कप्स की तरफ में बन तरह से बन गया। पहले ग्राफ ये इस तरह से था तो पाई ही का रिपीटिशन। तो इस तरह से मोड लगाने पर जो 2 पाई था ना जिनका भी पीरियड, वे भी पाई में कन्वर्ट हो गए। 10 और कोट का तो था ही पहले से ही पाई। ठीक है, इन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बस जो पहले इस तरह से ग्राफ बनता था, अब मोड लेने पर इसका ग्राफ, क्योंकि ये नेगेटिव वाली वैल्यू मिरर इमेज बन जाती है एक तरह से, इसको अगर मिरर माने तो वो उस तरफ ऊपर चली जाती है, तो कप सा बन जाता है ये। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को। यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, सो वेरी गुड भाई। तो चलो आगे चलते हैं। अब इतनी 3 पॉइंटों को इनको याद कर लेना। इवन पावर है तो पीरियड जो होगा वो पाई हो जाएगा, और ओड पावर है इनकी तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल भी दिए थे। और टेन और कोट में चाहे इवन पावर हो चाहे ओड पावर हो, पीरियड पाई ही रहेगा, ठीक है। और साइन के मोड लगाओ, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, किसी पर भी मोड लगाओ, इनका पीरियड पाई ही रहेगा। क्लियर, सब का पीरियड पाई हो जाएगा मोड लगाने पर। और इसका रीजन भी ग्राफ में मैंने बता दिया। अब आ जाइए आगे, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का पीरियड बताना है, क्या होगा। तो हमें बस एक्स पे गौर करना है, और इसकी पावर इवन है ना, साइन की पावर इवन। आगे कुछ भी जुड़ा हो, लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको जहां पे एक्स है ना उसको नोटिस करना है। तो साइन एक्स का पीरियड नॉर्मली 2 पाई होता है, बट इसकी इवन पावर है, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा पाई, क्योंकि इवन पावर होती है जब 2 पाई से पीरियड पाई हो जाता है। ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो पीरियड का तो हमें पता ही है, इवन पावर है। साइन एक्स का तो पीरियड 2 पाई होता था, लेकिन इवन पावर होने पर पीरियड पाई हो जाता था, तो पीरियड तो हो गया पाई। पीरियड ऑफ खाली साइन एक्स बोले तो इसका पीरियड होगा 2 पाई। लेकिन अब वो पूछ रहा है रेंज क्या होगी साइन एक्स, इसकी पूरे फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो भाई साइन एक्स की डोमेन पूरा रियल नंबर होती है, हमें पता है, और रेंज होती है इसकी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो साइन एक्स किस किस के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। लेकिन इसका है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर करेंगे, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर, -1 और 1 के बीच में साइन एक्स जो है वो, एक बार मैं पेज ले लेता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स किस किस के बीच में होती है, रेंज साइन एक्स की किस किस के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। मतलब जैसे मैं लाइन बना लूं तो 0, -1 और 1, मतलब जो वैल्यूज आएंगी ना वो इसके बीच में आएंगी, -1 से 1 के बीच में। आ गई बात समझ। और अगर मैं इसका मोड ले लूं तो मतलब जो ये नेगेटिव पार्ट है वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल रेंज क्या बचेगी, साइन एक्स के मोड की रेंज जो होगी वो होगी बिटवीन 0 to 1, और 0 और 1 इंक्लूड होंगे इसमें, क्योंकि यहां पर भी इक्वालिटी थी, है ना, लेस देन इक्वल टू था। सो इतनी बात समझ में आई, यही लिखा हुआ है देखो। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बीच में हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में। अब इसमें पाई भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ पाई भी जोड़ दो, तो पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स की रेंज हो जाएगी पाई से लेकर 1 प्लस पाई तक। तो पाई से लेकर रेंज होगी क्लोज्ड इंटरवल पाई टू 1 प्लस पाई, क्योंकि इक्वालिटी भी साथ साथ थी, है ना, क्योंकि साइन एक्स जो था -1 से 1 के इक्वल भी साथ साथ था, है ना। तो मोड लगाया तो भी, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट वापस पॉजिटिव बन गया, तो 0 से 1 के बीच में ये आ गया ये पार्ट। अब इसमें दोनों तरफ हमने क्या जोड़ना है, पाई जोड़ना है। अच्छा, ये मोड लगा दिया, क्या स्क्वायर था, कोई बात नहीं, स्क्वायर होगा जब भी वो भी पॉजिटिव बना देगा इस सारे पार्ट को, तो साइन स्क्वायर एक्स किस किस के बीच में आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में। क्लियर। अब मेरे को क्या जोड़ना है, पाई जोड़ना है, तो लो, अब पाई यहाँ पे जोड़ूंगा तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ भी, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो पाई आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई प्लस 1, बस। तो इसकी रेंज बतानी थी, तो इसकी रेंज होगी बिटवीन पाई टू पाई प्लस 1, पाई से लेकर पाई प्लस 1, और क्योंकि इक्वालिटी भी साथ में थी तो क्लोज्ड आएगा। क्लियर है। तो ये मैंने अच्छे से लिख दिया, यहाँ पे वैसे बताया हुआ है आराम से। तो पीरियड भी हमने बता दिए कि इसका पीरियड क्या होगा, क्योंकि इवन पावर है तो पाई होगा। सिंपल साइन एक्स होता तो उसका पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। इतनी सी बात थी बस। अब आ जाइए आगे, पीरियोडिक फंक्शन का भी पार्ट बचा हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक फंक्शन भी। आपका ये मान लो फंक्शन पीजीटी लेवल तक का तैयार हो जाएगा, और आगे किसी भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं अब आगे। इसका कौन बताएगा, इसका हमें बताएंगे, कौन बताएगा बताओ, विहान, आपको बताना है इसका। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, विहान बताएंगे और संदीप कुमार बताएंगे। संदीप फटाफट बताओ भाई क्या पीरियड होगा इसका। सर आपने बताया था, कुछ भी हो, कंपोजिशन हो चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ फोकस करना है इस एक्स के ऊपर, और ये साइन के साथ है ना। तो एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स और जी एक्स है साइन एक्स, तो इनका कंपोजिशन ले रखा है इसने। जैसे कंपोजिशन हम जब लेते हैं तो ये जो बीच में कंपोजिशन का साइन है इसको हटा देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं, और जी एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एफ साइन एक्स। अब इस एफ के अंदर एक्स की जगह पे साइन एक्स पुट करेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स ये आ जाएगा, है ना। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आई। और हमें इस पे किसी पे फोकस नहीं करना, हमें तो बस जो एक्स है और जो एक्स के साथ में फंक्शन है उस पे फोकस करना है। साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई आंसर होगा इसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपोजिशन से। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स।
अब अगर ऐसा हो जाए बाई चांस कि अगर दो फंक्शन को ऐसे जोड़ के दे दे, अभी तक तो एक फंक्शन की हम बात कर रहे थे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका पीरियड ये होगा, उसका पीरियड ये होगा, लेकिन अगर वो ये कर दे कि दो फंक्शंस को इस तरह से जोड़ के दे दे, तो हम क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना, देखो gx इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 4 दे दिया और hx इज इक्वल टू कोस 4x बाई 5 दे दिया। ठीक है, हमको क्या बताना है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंक्शन gx एंड hx। तो पहले ये अलग अलग पूछ रहा है, gx का पीरियड बताओ और hx का पीरियड बताओ। तो वेरी सिंपल, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और कांस्टेंट है इसके साथ 1/4, तो 1/4 के मोड से डिवाइड कर देंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 पाई 8 पाई आंसर होएगा। और इसका ये तो gx का पीरियड आ गया, और hx का पीरियड क्या होगा? cos x का पीरियड भी 2 पाई होता है और कांस्टेंट है 4/5, तो 4/5 के मोड से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 तो नीचे ही रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो काटेंगे दो से तो 5 पाई/2 आ जाएगा hx का पीरियड। तो gx का पीरियड भी मिल गया और hx का पीरियड भी मिल गया। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ आगे, देखो अब gx का पीरियड भी मिल गया और hx का पीरियड भी मिल गया। अब नेक्स्ट है नोट, इफ fx एंड gx आर टू पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड t1 एंड t2, और हमें hx का पीरियड निकालना हो, और hx क्या, इन दोनों का जोड़ या इन दोनों की घटा, तो उनका पीरियड क्या होगा? देखो अकेले अकेले का तो हमने इनका पीरियड अभी अभी निकाल के बताया कि gx का ये होगा, hx का ये होगा, लेकिन अगर वो इन दोनों के जोड़ का पीरियड निकलवाए तो, या फिर घटा का पीरियड निकलवाए तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है पीरियड ऑफ hx, इन दोनों के जोड़ का या घटा का पीरियड होगा, पीरियड ऑफ hx इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, जो इसका पीरियड आया था और जो इसका पीरियड आया था, तो इन दोनों का एलसीएम होगा, इनके जोड़ या घटा का पीरियड, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, hx इज नॉट इवन फंक्शन, बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये जो hx है ना वो इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए बस, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए, इवन के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक, और अगर इवन फंक्शन नहीं हुआ, अगर इवन फंक्शन हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, और अगर इवन फंक्शन हुआ, अगर इवन फंक्शन, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुनो भाई ध्यान से। मतलब देखो, पहले ये बात समझ में आ गई कि hx है इन दोनों का जोड़ या इन दोनों की घटा, अगर उसका मुझे पीरियड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है। और जो ये hx है ना, इज नॉट इवन फंक्शन, मतलब ये इवन नहीं होना चाहिए, मतलब इवन ना होने पर ये फॉर्मूला वैलिड है। अब हो गया क्लियर, डन। चले अब आगे। ओके सर, तो हमें देखना इवन, सबसे पहले फंक्शन अगर ऐसे जोड़ में आ रहा है कि वो इवन है या नहीं है, तो इवन नहीं होगा जब फॉर्मूला वैलिड है, यानी कि जब वो ओड होगा ना, जब वैलिड है। तो हमने पहले fx लिख लिया, gx और hx जो हमें गिवन थे वे लिख लिए। इवन ओड चेक करने के लिए x की जगह -x पुट करो, जहां जहां भी x है वहां पे माइनस पुट करो, तो माइनस पुट किया और यहाँ पे भी x की जगह ये माइनस को खा जाता है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो fx इज नॉट इक्वल टू f माइनस एक्स। अब सर आप तो कह रहे थे कि चाहे ओड भी हो, बट अब वो वाली कंडीशन दोबारा से हट गई, दोबारा से वो जब मैंने बोला था ना, बस इतना ध्यान रखना है कि इवन नहीं होना चाहिए, या तो वो फंक्शन ओड हो जब भी चल जाएगा काम, या फिर नाइदर इवन नोर ओड हो जब भी काम चल जाएगा, बस इवन नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला देखो, तो ये देखो जो f माइनस एक्स मैंने निकाला है और ये एफ एक्स था, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, और माइनस कॉमन लूंगा जब भी कुछ नहीं होगा, तो ये ना तो इवन है ना ओड है। तो हमें तो ये चाहिए था कि बस इवन नहीं होना चाहिए, ओड हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है। सो इट इज नाइदर इवन नोर ओड, और ये हमें बस ये चेक करना था कि इवन ना होना चाहिए बस। ठीक, तो फॉर्मूला लग जाएगा, ये इवन तो है नहीं, तो पीरियड ऑफ hx क्या आ जाएगा, जो हमने इनका जोड़ लिया है उसका पीरियड आ जाएगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, और इसका पीरियड t1 क्या आया था, ऊपर निकाला था 8 पाई और इसका था 5 पाई/2, दोनों का एलसीएम ले लो। और एलसीएम लेने का तरीका होता है, जैसे मैंने 8 पाई और 5 पाई/2 का एलसीएम लेना है ना, तो पहले तो ऊपर वालों, अगर एलसीएम ले रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम आएगा और नीचे दोनों का एचसीएफ आएगा, यानी कि दोनों का एचसीएफ का मतलब जीसीडी आएगा। ठीक है, 1 और 2 का जीसीडी 1 ही होता है, और इनका एलसीएम हो जाएगा 40 पाई, क्योंकि पाई तो दोनों में कॉमन ही है, और 8 और 5 का एलसीएम 40 पाई इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। व्हाट इज द पीरियड ऑफ fx प्लस gx? अगर इवन, सबसे पहले चेक करेंगे इवन नहीं होना चाहिए, अगर इवन नहीं है
तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों का पीरियड निकालो, इसका भी और इसका भी, और दोनों का एलसीएम ले दो, वही होगा पीरियड ऑफ इनका जोड़ या इनकी घटा। अब इधर आ जाओ, अब देखो आगे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पीरियोडिक फंक्शन, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो पीरियोडिक फंक्शंस हैं विद देयर पीरियड्स T1 एंड T2, और इन दोनों के जो पीरियड है ना वो T1 एंड T2 है, क्लियर, एंड एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और फिर से वही बात आ गई कि इनके जोड़ घटा का पीरियड कैसे पता चलेगा, तो वो होगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ये हमें पता था कि जब ये अगर एच एक्स इवन नहीं होगा तो इनका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। बट अगर इवन हुआ, एच एक्स इज इवन फंक्शन एंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन है, भले ही इवन है, मतलब ये जो जोड़ है ये भले ही इवन फंक्शन है, बट एफ एक्स और जी एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन है ना, मतलब जैसे साइन है, साइन का कोस है, साइन के साथ कोसाइन कोस है, टेन कोट है, सीकेंट को सीकेंट है, तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन, साइन का कोस, टेन के साथ कोट और सीकेंट के साथ कोसीकेंट। अगर इनमें से कोई फंक्शन है, मतलब ये साइन एक्स है, ये कोस एक्स है, ये टेन एक्स है, ये कोट एक्स है, ये सीकेंट एक्स है, ये कोसीकेंट एक्स है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे में अगर इवन भी होगा ना तो भी उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, मतलब इसका पीरियड और इसके पीरियड का एलसीएम लेंगे, बस उससे और इसमें ये फर्क है, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो इवन फंक्शन के लिए एक और हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए कि अगर इवन फंक्शन भी हो और एफ एक्स और जी एक्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन हो तो भी हम उसका पीरियड निकाल सकते हैं एलसीएम ऑफ T1 T2 डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। एग्जांपल देता हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये और बहुत सिंपल है। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स का मोड एंड कोस एक्स का मोड, और साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन है, ठीक है, और इसका पीरियड मुझे पता है पाई है क्योंकि मोड ले रखा है, और मोड में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो सबका पीरियड पाई ही होता है, और इसका पीरियड भी पाई है ना, दोनों का पीरियड पाई, और दोनों पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन है, ठीक। सो एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मोड एंड कोस एक्स का मोड। अब क्योंकि मोड लगा हुआ है, भले ही ये ओड फंक्शन था बट मोड के कारण ये इवन फंक्शन बन गया, और ये कोस एक्स तो पहले ही इवन था और मोड भी लगा दिया तो इवन ही है, इवन इवन का जोड़ इवन ही होगा। सो एच एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, भले इवन फंक्शन है बट साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल है, तो इसीलिए इनका पीरियड होगा 1/2 एलसीएम ऑफ साइन एक्स का पीरियड और कोस इसका पीरियड और इसका पीरियड, तो इनका पीरियड पाई पाई आया था, और पाई पाई का एलसीएम पाई ही होगा, और डिवाइडेड बाय पाई बाय डिवाइडेड बाय 2, तो पाई बाय 2 आ जाएगा एच एक्स का पीरियड। आ गई बात समझ, अगर बीच में माइनस भी होता तो भी पाई बाय 2 ही आता है ये इस पूरे फंक्शन का पीरियड। इज इट क्लियर? तो इसका मैंने निकाल के बता दिया। अब वो साइन एक्स का मोड प्लस कोस एक्स का मोड दे देता, टेन एक्स का मोड प्लस कोट एक्स का मोड दे देता, या कोसिकेंट एक्स का मोड प्लस सीकेंट एक्स का मोड दे देता। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री ऑल आर ऑल इवन, ये सारे इवन है क्योंकि इनपे मोड लगा हुआ है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है विद पीरियड, और सभी का पीरियड इनमें, इसका भी पाई बाय 2 होगा क्योंकि पाई पाई का एलसीएम लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 2 ही आएगा। सेम इसमें भी पाई बाय 2 आएगा पीरियड, सेम इस फंक्शन का भी पीरियड पाई बाय 2 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रही बात दूसरी, अगर वो इसका स्क्वायर मोड की जगह स्क्वायर भी करके देता ना, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x, तो भी तो भले ही वो साइन एक्स ओड है लेकिन पावर इवन होने के कारण वो भी इवन फंक्शन बन गया, तो इवन प्लस इवन इवन हो जाता। देखो ये एग्जांपल ये दे रखा, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। अब क्योंकि पावर इवन है तो इसको इवन बना दिया इस ओड फंक्शन को भी, तो ये पूरा फंक्शन ओड, तो ये पूरा फंक्शन हो गया इवन क्योंकि इवन पावर है ना, क्योंकि ये नेगेटिव को इवन पावर पॉजिटिव बना देगी, तो इसीलिए ये भी इवन और ये तो इवन है ही, तो इनका जोड़ भी इवन होगा। दो इवन फंक्शन का जोड़ इवन होता है, कल ही करवाई थी प्रॉपर्टीज। तो इसका पीरियड होगा पाई और इसका भी पीरियड होगा पाई, क्योंकि इवन पावर में पीरियड साइन का पाई होता है और इवन पावर में कोस का पीरियड भी पाई होता है। तो दोनों इवन फंक्शन है, दो इवन फंक्शन का जोड़, और पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन है दोनों, तो इनका पीरियड होगा इस पूरे फंक्शन का, इन दोनों के पीरियड का एलसीएम, यानी कि पाई पाई का एलसीएम पाई और डिवाइडेड बाय 2, पाई बाय 2 विल बी द आंसर।
अगर पावर 6 भी दे देता ना तो भी यही होता। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये डील किया है वैसे ही π/2 आंसर आता। अब एक ये चीज है भाई, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यही चीज तो इसके इक्वल होती है ना। और ये क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसी को हम इक्वल लिखते थे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के। और इसका ग्राफ इस तरह से बनता था, इस तरह से। तो यहां से यहां तक गया 1 यूनिट, यहां से यहां तक गया 1 यूनिट, मतलब 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, समझ रहे हो। और ये ग्राफ सारा 0 से 1 तक रहेगा y में। तो सिंपली इस ग्राफ का, इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड याद कर लो, इसका पीरियड होता है 1। किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका पीरियड होता है 1, क्योंकि इसकी विड्थ जहां से जहां तक ग्राफ रिपीट होता है, जैसे इसकी विड्थ 1 है ना, यहां से यहां तक की 1 to 2 भी विड्थ 1 है, विड्थ होती है पीरियड, तो इसका पीरियड कितना होगा, 1 होगा, याद रखना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका नाम है। और यही इसकी जगह ये भी लिख के दे सकता और इसकी जगह ये भी लिख के दे सकता, वो एक ही बात है, दोनों इक्वल है। इज इट क्लियर। अब चलते हैं आगे, इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देखना कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको पीजीटी के एग्जाम्स में भी काम आएंगी और टीजीटी के एग्जाम्स में भी काम आएंगी। कहीं भी कोई भी पेपर होगा, फंक्शंस में से अगर कुछ आता होगा तो हर एक जगह इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इतनी सारी बातें हैं कि इनको कोई भी नहीं बताता है। ठीक, छोड़ देते हैं बस ऐसे ही, बस कोर्स खत्म करवाने में लगे रहते हैं। ठीक है, बच्चे का चाहे कुछ हो चाहे ना हो, फिर बेचारे बच्चे रोते रह जाते हैं कि मैं 10 नंबर से रह गया, मैं 5 नंबर से रह गया। ठीक है, तो जब तक सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं करोगे ना, और प्रॉपरली उसको रिवाइज नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऐसे ही कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नुकसान सिर्फ आपका ही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सर आप 1000 रुपए में क्यों नहीं करवा देते सारा, 2000 में क्यों नहीं करवा देते, वो टीचर करवाने लग रहे। भाई इस बात को समझो, अगर कंप्लीट सिलेबस वे भी करवाएंगे ना, तो वे भी नहीं करवा पाएंगे इतने कम अमाउंट में। अगर सिलेक्टेड करवाएं तो जब भले ही कोई करवा पाएगा। आ गई बात समझ में। इज इट क्लियर। सो चलिए भाई आगे चलते हैं अब। सो जिसको भी पानी पीना हो तो एक ड्रिंक्स ब्रेक ले सकता है 20 सेकंड का। तो करें शुरू दोबारा। आर यू ऑल रेडी? रेडी सर। नोट है, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन और उस एफ एक्स का पीरियड टी गिवन है। देखो बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम एक्टिव होके, एकदम सारा कंसंट्रेशन आप कॉपी में रखोगे, और अपनी कॉपी में नहीं, पहले मेरी कॉपी में रखोगे। ठीक है, फिर समझ के वीडियो को पॉज किया करो और उस क्वेश्चन को करके देखा करो। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, एफ एक्स मुझे एक पीरियोडिक फंक्शन गिवन है जिसका पीरियड टी है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू t to 2t एफ एक्स डी एक्स, 2t से 3t एफ एक्स डी एक्स, ऐसे 3t से 4t, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो ये सारी चीज इक्वल होती है, पहले तो इस चीज को याद कर लो। और ये t क्या है, इस एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स, t to 2t एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 2t to 3t एफ एक्स डी एक्स, ये सब बराबर होंगे। तो पहले तो ये पॉइंट नोट करो। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। व्हेन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, और इंटीग्रेशन 0 to nt, और ये t भी किसी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड ही है, और एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये जो n है ये आगे आ जाएगा और सिंपली 0 to t एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ये दो फॉर्मूले याद कर लो, इन्हीं पे बेस्ड अब ये दो क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड अब दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बस ये दो फॉर्मूले याद कर लो। अगर एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, तो 0 to t इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू t to 2t एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t to 3t एफ एक्स डी एक्स, ये सब बराबर होंगे। क्लियर। और एक अगर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, देन इंटीग्रेशन 0 to nt एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, n बार आ जाएगा 0 to t एफ एक्स डी एक्स के। बस इतनी सी बात थी। अब इसी को मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूं, देखो कैसे। 0 to 100 पाई
1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, और मेरा फंक्शन है ये, और मैंने क्या कहा था कि फंक्शन का पहले पीरियड निकालना है, और वही तो था, ये टी पीरियड ही तो था, ये टी पीरियड ही तो था फंक्शन का। तो पहले जो फंक्शन गिवन है उसका पीरियड निकालो। तो 1 प्लस कोस एक्स का पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, मेरे पास टी की वैल्यू आ गई 2 पाई। इज इट क्लियर? अब इस 100 पाई को इस 2 पाई की टर्म्स में तोड़ो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 पाई को 50 इंटू 2 पाई। क्लियर? अब मेरे को ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो मैं इसको 0 टू 100 पाई 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स को कैसे लिख सकता हूं? 50 इंटू 2 पाई लिख सकता हूं ना, एन टी की टर्म्स में। तो इसको मैं 50 इंटू 2 पाई लिख सकता हूं, 50 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा 0 टू 2 पाई 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब इस इतने इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो। इतने इंटीग्रेशन को जब सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई आएगी। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो इतने से की वैल्यू आई 2 पाई, और बाहर 50 गुणा में भी था, तो 0 टू पाई 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स, इसका आंसर क्या आ गया? 50 इंटू 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 100 पाई। इसको सोल्व कर लेना, सिंपल। 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, फिर लिमिट पुट कर देना, 2 पाई आंसर आएगा। ठीक है, और ये तो इतने की वैल्यू आई ना, 50 गुणा में भी तो था। तो 0 टू 100 पाई 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स की वैल्यू आ गई 50 गुणा में 2 पाई, 100 पाई के इक्वल। नेक्स्ट आ जाइए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक और एग्जांपल, विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। हमें पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। तो 0 टू 2 पाई साइन एक्स डीएक्स है ना, क्योंकि 0 टू टी होता था और इसमें टी है 2 पाई, तो 0 टू 2 पाई, फिर इसी से स्टार्ट होगा नेक्स्ट, 2 पाई से 4 पाई साइन एक्स डीएक्स, 4 पाई से 6 पाई साइन एक्स डीएक्स। तो ये सारे होंगे बराबर। अब क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके देख लो, चाहिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स, लिमिट पुट करोगे तो 0 आएगा। तो इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, सब की वैल्यू 0। देखो ये निकाल के भी बता रखा है, नीचे इक्वल टू करके, और ये सोल्व भी करके बता रखा, तो इन सब की वैल्यू 0 होगी। तो ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूलों का एक एप्लीकेशन बताया है। बस पहले पीरियड निकाल लेना, टी की वैल्यू निकाल लेना। जैसे साइन एक्स में टी की वैल्यू 2 पाई है, ठीक है, तो वो 2 पाई से कितना जाएगा? उसका डबल, 2 पाई का डबल 4 पाई, नहीं डबल नहीं, 2t, 3t। हाँ देखो ऊपर चलेंगे, देखो अब ये t से शुरू हो ना, t और ऊपर होगा 2t, तो t था मेरा 2 पाई, तो 2 पाई का डबल हो गया 4 पाई। अब नीचे लिखो 4 पाई, अब ऊपर करो 3t, समझ गए ना? तो वो 3 इंटू 2 पाई 6 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई 4 पाई से 6 पाई, समझ गए? ये देखो भाई, ऐसे ही पहले इसको लिख लेना, 0 टू टी, टी टू टी, 2t, 2t टू 3t, और t है मेरा 2 पाई, तो 0 टू 2 पाई हुआ, फिर 2 पाई से ये स्टार्ट होगा, फिर 2 पाई, t था मेरा 2 पाई, तो 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई से फिर ये शुरू होगा, फिर 2 पाई इंटू 3 6 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई टू 6 पाई। इस तरह से आप लिख लेना। इस एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, उससे इन सब की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये सब बराबर होते हैं 0 आंसर, और ये निकाल के भी बता दिया नीचे। ठीक है, अब नीचे और देखते हैं, एक और सवाल है छोटा सा, 0 टू 6 पाई साइन एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और मुझे पता है कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, और साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई पीरियड है इसका। तो मैं 6 पाई को 3 इंटू 2 पाई लिख सकता हूं ना, 3 इंटू 2 पाई। क्लियर? तो ये 3 आगे आ जाएगा इसके, इस फॉर्मूले से, 0 टू एन टी एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू एन टाइम 0 टू टी एफ एक्स डीएक्स। तो ये 3 आगे आ गया, इसको सोल्व कर लो, इसकी वैल्यू आएगी 0, तो 3 इंटू 0 0 आंसर। समझ आ गया इस फॉर्मूले का यूज? तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन से हमने इन जो दो फॉर्मूले थे इनका यूज सीख लिया। अब एक चीज और सिखा के जाऊंगा आपको इसी क्लास में, वो है ये, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो अलजेब्राइक फंक्शन, एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है और ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होता है? देखो बहुत आसान चीज है। अलजेब्राइक फंक्शन होता है कोई भी पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो, ठीक है। एक बार ना इसकी अच्छे से डेफिनेशन करते हैं, और डेफिनेशन से देखना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन कर रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शन की। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी एन अलजेब्राइक फंक्शन। किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स को कोई फंक्शन है, इसको मैं अलजेब्राइक फंक्शन जब कहूंगा इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको हम अलजेब्राइक फंक्शन जब कहेंगे इफ y इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल इक्वेशन, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और वो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है? देखो कुछ भी नहीं है, pn x, मतलब इसके जो कोफिशिएंट होंगे ना, y की पावर n, y की पावर n माइनस 1,
y की पावर n - 2 करते करते y की पावर 1 और y की पावर 0 है तो हट ही जाएगा। इसके जो कोफिशिएंट है, पहले तो हम कांस्टेंट कोफिशिएंट लेते थे, लेकिन अब की बार कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, x की टर्म्स में कोई पोलिनोमियल कोफिशिएंट होगा, जैसे pnx, pn - 1x, pn - 2x, p1x, p0x इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? तो y इज इक्वल टू fx इज सेड टू बी एन अलजेब्राइक फंक्शन इफ y इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और क्या है जो कोफिशिएंट्स है ना, वो तो है x की टर्म्स में पोलिनोमियल्स, और जो ये है ये वेरिएबल है, ये y की पावर n, और घटते घटते जाएंगे y की पावर n, y की पावर n - 1, y की पावर n - 2 एंड सो ऑन, y की पावर 1 और y की पावर 0। इन सब का जोड़ 0 के बराबर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो 0 के बराबर है तो ये हम पोलिनोमियल इक्वेशन बोल रहे हैं इसको। इसका जो जब सॉल्यूशन होगा तो हम इस y इक्वल टू fx को अलजेब्राइक फंक्शन बोलेंगे, वेयर जो n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो ये pix है मतलब जो पोलिनोमियल है साथ में, दीज आर पोलिनोमियल्स इन x। बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, देखना भी सीख जाओगे। और ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं सर? अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन इतनी सी है कि जो फंक्शन अलजेब्राइक नहीं हुआ वो ट्रांसीडेंटल हो जाएगा, ठीक। अब एक नोट है प्यारा सा, ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस एंड ऑल रैशनल फंक्शंस आर अलजेब्राइक। जितने भी धरती पे पोलिनोमियल फंक्शन है या फिर जितने भी रैशनल फंक्शंस है p बाई क्यू फॉर्म के, वे सभी के सभी अलजेब्राइक होते हैं। इस बात को नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है और जितने भी रैशनल फंक्शंस हैं, ऑल आर अलजेब्राइक। ट्रांसीडेंटल दिखते ही ना पेपर में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता और है कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखना भी क्वेश्चन एग्जांपल करवाऊंगा, कितने सारे आपको होंगे, कुछ भी नहीं था सर ये तो अलजेब्राइक फंक्शन, ध्यान से बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट कॉपी के अंदर, ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस एंड ऑल रैशनल फंक्शंस आर अलजेब्राइक। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है और जितने भी रैशनल फंक्शंस हैं, वे सभी कैसे होते हैं? अलजेब्राइक होते हैं। एग्जांपल 1, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n। ये तो पूरा ही पोलिनोमियल ही तो गिवन है, तो क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये अलजेब्राइक होगा। फर्स्ट एग्जांपल डन। किस किस को समझ में आ गया? सभी को आ गया सर। सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ फिर भाई। सेकंड क्या गिवन है? y इज इक्वल टू px अपॉन qx, मतलब ऊपर कोई पोलिनोमियल गिवन है और डिनोमिनेटर में कोई पोलिनोमियल गिवन है, तो ये एक तरह से रैशनल फंक्शन हो गया ना p बाई क्यू की फॉर्म का। ऊपर कोई पोलिनोमियल है, नीचे कोई पोलिनोमियल है, तो ये है एक रैशनल फंक्शन और ये भी अलजेब्राइक होगा। अभी अभी नोट में पढ़ा, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन और ऑल पोलिनोमियल फंक्शन एंड ऑल रैशनल फंक्शंस आर अलजेब्राइक। ये भी अलजेब्राइक, ये भी अलजेब्राइक। अब आगे आ जाओ, y इज इक्वल टू मोड x, और इस मोड x को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मोड x दो चीज में खुलता, अगर x ग्रेटर देन 0 तो हो जाएगा x, x लेस देन 0 तो हो जाएगा माइनस x। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं तो सिंपल x ही बचेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, x स्क्वायर को इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया अलजेब्राइक फंक्शन, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है। सेम आगे आ जाओ, y इज इक्वल टू x मोड x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका मोड हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर अगर इसको खोल लो भी ना मोड x को, x ग्रेटर देन 0 के लिए x लिखोगे, x लेस देन 0 के लिए माइनस x लिखोगे, अरे भाई स्क्वायर होने पर तो वो सारा x ही बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर ले रहे हैं तो टोटल x की पावर 4 बन जाएगी। सारी चीज को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये भी तो अलजेब्राइक पोलिनोमियल टाइप फंक्शन बन गया, और ये भी क्या होगा? अलजेब्राइक। इसी तरह अगर पावर 1/2 है या अंडर रूट लिख के दिया हुआ है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, अलजेब्राइक। पावर 1/3 है, दोनों तरफ क्यूब करो, अलजेब्राइक। अगर पावर x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 है तो 6th डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा और ये भी अलजेब्राइक बनेगा। y इज इक्वल टू e की पावर x पे आ जाओ, y इज इक्वल टू e की पावर x में e की पावर x को जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो टेक एनी पावर ऑफ y की कोई भी पावर ले लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कभी 0 नहीं बनेगा, नेवर बिकेम 0। सो इसीलिए y इज इक्वल टू e की पावर x क्या हो जाएगा? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। जो अलजेब्राइक नहीं हो पाया वो ट्रांसीडेंटल बन जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो जो अलजेब्राइक नहीं हो पाया वो क्या बन जाएगा? ट्रांसीडेंटल बन जाएगा। और कौन कौन ट्रांसीडेंटल होते हैं मैं एग्जांपल दे देता हूं, उन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। लोगरिथमिक भी ट्रांसीडेंटल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ट्रांसीडेंटल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ट्रांसीडेंटल होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक
इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन दोनों। देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और कौन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आर ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब देख लो इनमें कौन कौन आ गए, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये सभी के सभी ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। और बाकी के जो मोड वगैरह लगा हुआ है वो तो हम स्क्वायर कर करके अलजेब्राइक बना लेते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? इस तरह का देखो ये फंक्शन भी पावर 1/3, 1/4 सब अलजेब्राइक, सब अलजेब्राइक। बट एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक आर ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। तो भाई इतना ही पूछता है, ज्यादा डीप में इसमें जाता नहीं है। और ये भी मैं क्योंकि आपको इस तरह से तैयार कर रहा हूं कि जैसे बच्चे शिकायत नहीं कर रहे थे किशोर 2021 में तो वन वर्ड बिल्कुल थ्योरम बेस्ड था, हम वैसी तैयारी करके चले गए। भाई हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा आपको, हर तरह से। आप चूक नहीं कर सकते, अगर चूक की तो 5 साल चले जाएंगे जिंदगी के और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब एज लिमिट 30 कर दी गई है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, ठीक है। तो कोई भी मतलब इस चक्कर में ना पड़े कि बस सिलेक्टेड कर लू ना, A to Z चीज करके जानी है, हर तरह से तैयार होके जाना आपको। इज इट क्लियर? तो इतना पार्ट हम कर चुके हैं और क्लास 36 मिनट की हुई है, बट हम आपको अभी छोड़ेंगे नहीं और करवाएंगे। तो आ जाइए और करते हैं वही शुरू। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट चला हुआ है ना, बिल्कुल आसान। बस वो तो जो मुश्किल पार्ट था वो तो आप कर ही चुके हो, अब वो कर लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल बचा है अब तो अब हम इस चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये 1 1 on 2 फंक्शन ये बताऊंगा, इनवर्स बताऊंगा कैसे निकालते हैं, और कंपोजिशन बताऊंगा, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। बस 1-2 क्लास का काम और बचा है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, फटाफट इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। और टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो, वैसे तो इवन ओड ये भी टाइप्स ऑफ फंक्शन ही थे, बट अब की बार टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम करने वाले हैं 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 होता है ना तो वो 1 1 होता है, और जो 1 1 नहीं होता वो मैनी वन होता है। जो फंक्शन ऑन टू होता है वो ऑन टू होता है, और जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू फंक्शन होता है, ठीक है। और 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, इन मतलब 1 1 से हम इन जाते, इन 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्लियर? और जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जो ये 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर? जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, या बोलो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना वो 1 1 ऑन टू होता है, ये बात तो आप समझ चुके हो। और केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन पहले 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी इनवर्स निकल देगा, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई भी फंक्शन अगर उसका इनवर्स हम निकालने की सोच रहे हैं तो पहले वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, देखो कितनी आसान है, ये सब तो 11th 12th वाला आ गया। अब क्या है देखो सबसे पहले है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन f सच दैट n to n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन कर लिया एक फंक्शन, ठीक है। और किस तरह से डिफाइन किया है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे ये फंक्शन उसका क्यूब करके बाहर दे देगा। जैसे 1 डाला 1 का क्यूब, 2 डाला 2 का क्यूब दे देगा, 3 डाला 3 का क्यूब दे देगा, ठीक है। तो हमने एक तरफ ये नेचुरल नंबर ये ड्रॉ कर लिए और एक तरफ इस वाले को डोमेन ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर। सो 1 की इमेज क्या होगी 1, 2 की इमेज होगी 2 का क्यूब 8, और 3 की इमेज होगी 3 का क्यूब 27। आगे बात समझ में? 4 का क्यूब होगा 64 इमेज, ठीक। तो मतलब डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सब की यूनिक इमेज है कोडोमेन में, मतलब अलग इमेज है कोडोमेन में और एक ही इमेज है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी किसी यूनिक इमेज पर मैप कर रहे हैं, कोई भी दो जने एक पे मैप नहीं कर रहे, अगर एक दो पे चला गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। और
ऑन वन वन का मतलब ये है कि अगर वन जाएगा तो यूनिक जगह पे जाएगा, इस जगह पे फिर और कोई नहीं आएगा। टू जिस पे जाएगा, जैसे टू 8 पे जा रहा है तो अब 8 पे कोई नहीं आएगा, ये यूनिक इमेज होती है इनकी। तो अगर यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है कोडोमेन के अंदर, तो हम उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है। और जैसे हम अलजेब्रा में डिफाइन करते हैं वन वन को, किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और उसको x1 इज इक्वल टू x2 दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे कोई एलिमेंट है वन, जैसे कोई एलिमेंट है वन और वन की इमेज वन है, ठीक है। और जैसे कोई एलिमेंट है टू और टू की, जैसे कोई एलिमेंट है टू और टू की इमेज है 8, तो f1 की इमेज है 1, f2 की इमेज है 8, तो दोनों अलग अलग पे जा रही है ना। fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो इसका मतलब है देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब 1 और 2 भी तो इक्वल नहीं है। और अगर किन्हीं दो की इमेज सेम हुई, जैसे 1 की इमेज 1 है और किसी दूसरे की भी इमेज 1 है, तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर वे 1 1 है तो, कि वे दोनों बराबर होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे, फिर वे एलिमेंट बराबर होंगे। तो ये यही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर fx1 और fx2 मतलब जो इमेज है किन्हीं दो की अगर इमेज बराबर है ना, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये x1 और x2 बराबर हो, नहीं तो डिफरेंट इमेजेस अगर है तो x1 x2 भी डिफरेंट होंगे। जैसे f1 की इमेज 1 है, डिफरेंट इमेज है ना ये 1, और f2 की इमेज 8 है, तो 1 और 8 इमेजेस हैं, ये दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब x1 x2 भी अलग होंगे। अगर दो इमेज सेम है, जैसे f1 की इमेज 1 है और किसी दूसरे की इमेज भी 1 है, तो इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल है, और 1 1 होंगे तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम हो, x1 और x2, समझ गए। मतलब वो x1 और x2 वो 1 ही था और किसी की इमेज 1 नहीं होगी। तो ये कहने का मतलब, समझाने का मतलब था, ठीक है। तो ये कंडीशन दे दे ये भी 1 1 की कंडीशन है, और ये कंडीशन दे दे ये भी 1 1 की कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आसान, देखो कितना प्यारा सा सब्जेक्ट है। मैनी वन इससे भी अच्छा। अब अभी अभी हमने बताया कि कोई भी दो जने एक जगह पर नहीं आ सकते, यूनिक इमेज होगी 1 1 होगा तो। लेकिन अगर कोई दो जने एक ही जगह पर आ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, मैनी वन होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, f सच दैट z टू z हम ले रहे हैं और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो यहाँ मैंने इंटीजर लिख लिए अपने डोमेन के, डोमेन इंटीजर था ना, लिख लिया, तो अपने डोमेन के कुछ इंटीजर लिख लिए। ऐसे ये भी को डोमेन भी इंटीजर था, इसका भी बना लिया, इंटीजर लिख लिए। तो 2 का स्क्वायर 2 डालेंगे इसमें, स्क्वायर कर देगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। देखो दो दो जने एक ही जगह पर आ गए, यूनिक इमेज नहीं हुई ना, और यूनिक इमेज नहीं होगी तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैनी वन होगा। मतलब कई जने जब एक ही जगह पर आ जाएं तो यूनिक इमेज कहां रह गई फिर, और यूनिक इमेज नहीं तो वो 1 1 नहीं, और 1 1 नहीं मतलब मैनी वन है, मैनी वन पे आ रहे हैं मैनी, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू, इसको भी हम समझा चुके थे। ऑन टू में देखो क्या होता है, यहां पर कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब वो किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए जेड के अंदर, मतलब डोमेन के अंदर। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज, इनकी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट ये जो है ये किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, या बोलो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, वो एक ही बात है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एफ सच दैट जेड टू जेड ले लिया, यहाँ पर डोमेन जेड ड्रॉ कर लिया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ड्रॉ कर लिया जेड, और यहाँ पर भी कोडोमेन भी जेड ही है, इसको भी लिख लिए इंटीजर्स, ठीक है। और ये क्या है fx, इसके अंदर हम कोई भी इंटीजर डालें तो उसमें से एक घटा के हमें वापस दे देगा। जैसे 4 है तो एक घटा के 3 दे दिया, 3 है तो 2 दे दिया, 2 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो -1, -1 है तो -2, -2 है तो -3। तो मतलब यहाँ कोई भी एलिमेंट हम ले लें, यहाँ कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल जाएगी। तो ये कैसा हुआ ये फंक्शन, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन की सिंपल सी एक बात, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में, ठीक, तो वो ऑन टू हो जाएगा। अब आ जाओ आगे, इनटू। अब बेचारा जो ऑन टू नहीं हो पाया वो इनटू हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनटू समझो अब क्या है, ओ इनटू का मतलब है नॉट ऑन टू, मतलब अगर यहाँ कोडोमेन के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की 4 है और 3 की 9 है, तो ये बीच में 2 3 5 6 7 8 ये बच गए, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इधर नहीं है ना, तो इसका मतलब और हमें कोई एक भी ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है,
तो वो इनटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं रहेगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो एफ सच दैट एन टू एन में, तो एफ 1 गोज टू 1 और यहाँ पर 2 गोज टू 4 और 3 3 जा 9, 3 गोज टू 9, तो यहाँ पर 2 3 5 6 7 8 कितने सारे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन होगा इनटू फंक्शन, इनटू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है, सिंपली बस जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। n डिनोट्स सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है n को नेचुरल नंबर मत समझ लेना, इसने इस n को डिफाइन कर दिया। n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब सारे नेचुरल नंबर तो हैं ही, साथ में जीरो भी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है जीरो समेत नेचुरल नंबर सारे, और खाली n डिनोट नेचुरल नंबर बोल दे तो वे होते हैं 1 से आगे सारे 1 2 3 4, और अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दे n डिनोट द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो वो जीरो से आगे सारे होंगे, जीरो से आगे जो इंटीजर होते हैं, ठीक है। एंड z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और ये z ऑल इंटीजर है। फंक्शन f सच दैट z टू n, मतलब जो डोमेन है वो इंटीजर्स हैं और जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो fx इज इक्वल टू मोड x इज, ये बताना है fx इज इक्वल टू मोड x फंक्शन दे दिया, यहाँ पर इंटीजर दे दिया, यहाँ पर नेचुरल नंबर दे दिया, तो हमने 2 की इमेज निकाली, 2 का मोड 2, 1 का मोड 1, 3 का मोड 3, 0 का मोड 0, -1 का मोड 1, -2 का मोड 2, -3 का मोड 3। तो एक बात समझ में आई, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी आपको, 3 की 3 है ना, और 4 की भी मिल जाएगी, 4 4 पे मैप करेगा क्योंकि 4 का मोड 4 ही होता है। ऐसे ही 5 की भी मिल जाएगी, 5 5 पे मैप करेगा, -5 भी 5 पे मैप करेगा। तो यहां पर हर एक एलिमेंट की मुझे प्री इमेज मिल रही है, इधर की तरफ भले ही 2 मिल रही हो पर मिल रही है, हर एक की मिल रही है, मिलनी चाहिए। यहाँ पर ऑन टू में हम ये नहीं देखते कि प्री इमेज भी यूनिक हो ना, बस मिलनी चाहिए, चाहे 2 मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 1 मिले, प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद है, तो ये ऑन टू तो पक्का होगा। अब ये दो जने देखो एक ही पे आ रहे हैं, तो यूनिक इमेज नहीं मिली, तो यूनिक इमेज नहीं मिली तो ऑन 1 1 होगा, नहीं मैनी 1 होगा, इट इज मैनी 1 ऑन टू। बस क्लियर। अब आ जाओ आगे, f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब n टू 2n है। यहां पर तो डोमेन में तो मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर की तरफ एलिमेंट है इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से, ठीक है। तो क्या दिया, फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 2x पे मैप करता, मतलब 1 1, जैसे x 1 है तो वो 2 पे मैप करेगा, x 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 पे मैप करेगा, और इधर ऐसे ही नंबर थे, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, और हर एक एलिमेंट की यहाँ से प्री इमेज भी है, तो 1 1 ऑन टू बोथ, क्योंकि यूनिक इमेज है, यूनिक, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, कोई भी 2 जने एक पे नहीं आ रहे हैं, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, और यहाँ पे जितने कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है सभी की प्री इमेज भी मौजूद है, तो इसीलिए 1 1 ऑन टू बोथ। नेक्स्ट पे आ जाइए, n इज नेचुरल नंबर and f such that n to n given by fx is equal to x plus 1 for all n belong to natural number। n एक नेचुरल नंबर है, f such that n to n given by fx is equal to x plus 1 for all n belong to natural number। तो डोमेन भी नेचुरल नंबर है लिख लिया, ये भी नेचुरल नंबर है लिख लिया, ठीक है। और डिफाइन फंक्शन किया है fx is equal to x plus 1 से, मतलब 1 इसके अंदर डालेंगे तो 1 plus 1 होके निकलेगा 2, 2 डालेंगे तो 3, 3 डालेंगे तो 4, 4 5, 5 6 पे, 6 7 पे, तो 1 की तो कोई प्री इमेज में नहीं मिली, तो इसका मतलब यहाँ पे तो सबकी यूनिक इमेज है, तो मतलब 1 1 तो होगा, बट प्री इमेज एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 होगा, बट नॉट ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब आ जाओ आगे, कितना बचता है ये, ठीक है भाई, कर रहे हैं, चिंता मत करो। कुछ नहीं है, बस 1 2 क्लास का काम और बचा है, फटाफट कर लेंगे। अब आ जाओ, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एफ सच दैट आर टू 0 to 1 सच दैट, फंक्शन क्या गिवन है, अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, मुझे फंक्शन किस तरह से मैपिंग डिफाइंड है, आर मतलब पूरा रियल नंबर है डोमेन, और को डोमेन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है 0 और 1, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज अ रैशनल नंबर, मतलब हम फंक्शन के अंदर कोई रैशनल नंबर डालते हैं तो 1 पे मैप करेगा, एंड 0 इफ एक्स इज इरेशनल नंबर, और इस फंक्शन x की जगह पे इरेशनल नंबर डालते हैं तो ये 0 वैल्यू देगा,
ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कितने अरबों खरबों अनगिनत मतलब कितने सारे रैशनल नंबर्स हैं, वे सारे के सारे वन पे मैप करेंगे, और जितने भी रैशनल नंबर है रियल लाइन में सारे जीरो पे मैप करेंगे। तो कितने सारे जने एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो यूनिक इमेज तो नहीं है ना। तो ये क्या होगा, पहली बात तो मैनी वन होगा। और यहाँ कोडोमेन के अंदर ये दो ही एलिमेंट थे और सब दोनों की प्री इमेज मौजूद है, तो ये ऑन टू होगा, मतलब मैनी वन ऑन टू होगा। ये द फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू। आगे आ जाओ अब। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल एंड जीरो इफ एक्स इज इरेशनल। और जी एक्स मुझे फंक्शन मतलब जब एक्स रैशनल पुट करेंगे इसमें तो वो सेम एज इट इज एक्स दे देगा, और अगर हम इरेशनल पुट करेंगे तो वो जीरो दे देगा। और जी एक्स क्या है, अगर रैशनल पुट करेंगे तो जीरो देगा और इरेशनल पुट करेंगे तो वो एक्स सेम टू सेम लौटा देगा। जैसे मैंने 1/2 पुट किया तो 1/2 ही लौटा देगा, और √2 पुट किया क्योंकि √2 इरेशनल होता है वो जीरो दे देगा। ठीक है, इफ एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर, ये दो फंक्शन मुझे गिवन है, देन एफ माइनस जी इज, एफ माइनस जी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, अब क्योंकि देखो एफ एक्स रैशनल पे तो था एक्स और ये रैशनल पे था जीरो, तो एक्स में से जीरो घटाएंगे रैशनल के लिए, एक्स में से जीरो घटाएंगे तो ऊपर का फंक्शन बनेगा एक्स माइनस जीरो व्हेन एक्स इज रैशनल। इनकी घटा वाला फंक्शन बना रहे हैं हम, और ये जीरो में से एक्स घटाएंगे इरेशनल के लिए तो ये बनेगा माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। मतलब जब रैशनल पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, एक्स पुट कर रहे हैं ना रैशनल, तो वो एक्स का एक्स ही आ जाएगा हमारे पास। और जब हम इरेशनल पुट करेंगे कोई नंबर, जैसे √2 पुट किया, तो उसका नेगेटिव होके आएगा इधर, उसका नेगेटिव होके आएगा। तो कोई भी रैशनल पुट किया जैसे 2, तो रैशनल नंबर की तो सबकी इमेज मिल जाएगी इधर। 2 तो 2 पे ही गया, 3 3 पे ही गया, 4 4 पे ही गया। और जो इरेशनल होंगे ना, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, वो तो जाके उनके नेगेटिव पे मैप हो जाएंगे, और जो इधर नेगेटिव इरेशनल होंगे वो उनके पॉजिटिव पे जाके मैप हो जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट पे मैप होएगा, और इधर जितने भी एलिमेंट उन सब की प्री इमेज में मिल गई। देखो रैशनल्स की तो मिल ही गई क्योंकि सारे रैशनल पे उसी रैशनल पे मैप हुए हैं, और इरेशनल की भी मिल गई क्योंकि जो नेगेटिव वाला था वो तो पॉजिटिव पे मैप हो गया, और जो पॉजिटिव वाला था इधर वो नेगेटिव पे मैप हो गया। तो इधर के हर एक एलिमेंट की पूरी रियल लाइन की प्री इमेज मिल गई, और इधर सबकी यूनिक इमेज भी मिल गई। तो 1 1 ऑन 2 बोथ, डी ऑप्शन 1 1 एंड ऑन 2। आगे आ जाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान, बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल मक्खन चीज है, फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा अभी तक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भाई अभी। अब ये बताना कि स्टेटमेंट 1 ठीक होगी, स्टेटमेंट 2 ठीक होगी, या दोनों ठीक होंगी, या कोई भी ठीक नहीं होगी। तो पहली स्टेटमेंट हमने पढ़ी, एफ सच दैट जेड टू जेड, और डिफाइन किया, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, एक फंक्शन लिया एफ सच दैट जेड टू जेड, और इसको डिफाइन कैसे किया, इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज 1 1 ऑन 2। ये पूछ रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, तो डोमेन भी जेड है पूरा और को डोमेन भी पूरा इंटीजर का है, तो मैंने थोड़ा ड्रॉ कर लिया इंटीजर्स को, इधर भी इंटीजर्स को ड्रॉ कर लिया, और कुछ नहीं है बस ये जो भी हम इसमें वैल्यू डालेंगे फंक्शन में, ये एक जोड़ के निकाल देगा। मतलब 1 डालेंगे तो 2, 0 डालेंगे तो 1, -1 डालेंगे तो 0 दे देगा एक जोड़ के, और -2 डालेंगे तो -1 दे देगा। ऐसे ही ऊपर जैसे 2 डालेंगे तो 3 दे देगा। तो मतलब यहां सभी की यूनिक इमेज मिलेगी, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, और जहां जितने भी इंटीजर है यहाँ पे सबकी प्री इमेज भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये वन स्टेटमेंट 1 1 ऑन 2 हो गई। बोलो इतना समझ में आया या नहीं? 1 1 एंड ऑन 2 बोथ आर करेक्ट, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ आर करेक्ट। अच्छा पहले बोथ आर करेक्ट मत देखो, पहले 1 1 को देखो, 1 1 ऑन 2 होगा, और ये भी कह रहा था इज 1 1 एंड ऑन 2, तो 1 तो हो गई करेक्ट। अब सेकंड को देखते हैं, आ फंक्शन एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ डोमेन में नेचुरल नंबर पुट करो और को डोमेन भी नेचुरल नंबर पुट करो। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये किस तरह से डिफाइंड है कि हर एक नेचुरल नंबर को एक जोड़ जोड़ के देगा। जैसे 1 में एक जोड़ के देगा 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, 5 में 6। तो भाई एक बात बताओ, यूनिक इमेज तो मिल गई, 1 1 तो हो गया, बट क्या इस 1 की प्री इमेज मिली? नहीं मिली। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस पे मैप हो रहा हो, तो इसका मतलब 1 1 तो होगा बट नॉट ऑन 2। और ये भी ऐसा ही कह रहा था, ये भी ठीक होगी, बोथ करेक्ट। इट क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इनवर्स और फिर बचेगा कंपोजिशन। ओके चलो भाई, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, 2 मिनट के क्वेश्चन है बस, ठीक है, ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना।
करके भी दिखाए हैं, अभी अभी आपको करवाए भी हैं, कितने आसान आसान है। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, भाई साफ तो दिखाई दे रहा है ना। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज, और ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो ई की पावर एक्स का तो ग्राफ हमें पता है, पूरी रियल लाइन में कुछ भी पुट कर दे, पूरी रियल लाइन के लिए हम ग्राफ को पढ़ के आए हैं। ई की पावर एक्स का कैसे जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह से ऊपर ग्राफ जाता है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। और एक और बात आज आपको क्लियर करता हूं कि जैसे जो कोई ग्राफ है ना, जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया, इस ग्राफ पे आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच के देखा करो इस ग्राफ पे, अगर वो इस ग्राफ पे सिर्फ कहीं पर भी ड्रॉ करो इस लाइन को, एक ही पॉइंट पर काटेगी, एक ही पॉइंट पर, और अगर ये लाइन एक ही पॉइंट पर इस ग्राफ को काटती है ना, तो वो 1 1 हमेशा होगा, 1 1, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ग्राफ से हम 1 1 पता कर सकते हैं, पहली बात तो। दूसरा, इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑन टू क्यों नहीं होगा? ऑन टू तो हम जैसे 1 1 तो हम सिर्फ ग्राफ को एक्स के पैरेलल लाइन खींच के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 1 1 होगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इट इज 1 1, बट ऑन टू क्यों नहीं होगा? देखो कितने सारे पॉइंट हैं, ऊपर ऊपर की तो इमेज है, मतलब वाई का मिल रहा है हमें, है ना। जैसे ये ग्राफ बिल्कुल जीरो के पास से उठेगा और ऊपर तक जाता जाएगा, वाई की जितनी भी वैल्यू उन सब के लिए मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बट जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वाई है, नीचे तो ग्राफ कुछ है ही नहीं, तो मतलब इन नंबर्स के लिए मुझे कोई प्री इमेज नहीं मिली नेगेटिव वाई, जो नेगेटिव नंबर्स है, समझ रहे हो? क्योंकि रेंज जो होती है वो जो फंक्शंस की वैल्यू निकल के आती है वो होती है, तो रेंज हम वाई की वैल्यू को देखते हैं कि वाई एक्सिस पे ही तो देखते थे रेंज, और इसकी रेंज है सिर्फ क्लोज्ड जीरो टू इंफिनिटी। हमने करवा भी रखी है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्लोज्ड जीरो टू, क्लोज्ड नहीं, ओपन जीरो टू इंफिनिटी, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो से ऊपर से उठता है, यहां जीरो नहीं होता, ये जीरो पे टच नहीं करता कभी भी, इसके ऊपर से उठता है, तो ओपन जीरो टू इंफिनिटी इसकी रेंज होती है। क्लियर? तो इसके उसको छोड़ के जो नेगेटिव नंबर बच गए वो तो इसकी उनकी तो प्री इमेज मिली ही नहीं, सिंपल ओपन जीरो टू इंफिनिटी की रेंज में आ रहे हैं, ओपन जीरो टू इंफिनिटी वाले, तो इसलिए ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वालों की प्री इमेज नहीं है। अब आ जाओ आगे, सेम एज द अबव, क्वेश्चन सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, बट अब की बार इसने फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, एफ सच दैट आर टू ओपन इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया है, और एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, बट डिफाइन अब की बार सिर्फ ओपन इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी पे किया है, ठीक है। मतलब को डोमेन अब की बार सिर्फ यही है, और इनकी तो सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है एक्सपोनेंशियल में, और 1 1 ये था ही, तो अब की बार ये 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डोमेन को डोमेन क्या दे रहा है, समझ रहे हो? ऐसे रट्टा मत लगा लेना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो 1 1 होगा बस, ऑन टू नहीं होगा ना, उसकी डोमेन को डोमेन क्या दे रहा है वो भी देखनी जरूरी है, क्योंकि अब की बार को डोमेन सिर्फ इसने ओपन जीरो टू इंफिनिटी दिया है, और इसकी रेंज में ये सारे आते हैं, ठीक है। और 1 1 ये था ही, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज थी, क्योंकि ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करके देख लो, इस पे एक ही बार काटेगी, तो ये ग्राफ 1 1 भी होगा और ऑन टू दोनों होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, a mapping f such that r to r which is defined as fx is equal to sin x। अब यहां से देखना 1 1 चेक करना, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ग्राफ आपको पता है sin x का इस तरह से ग्राफ चलता है, इस तरह से ग्राफ चलता है, 1 और -1 के बीच में रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था 1 1 चेक करने के लिए, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है उस फंक्शन का, तो उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो उस ग्राफ पर, तो ये देखो यहां भी काट रही है ये लाइन, यहां भी, यहां भी, यहां भी, अगर एक पॉइंट पर अगर काटती तो 1 1 हम कह देते, लेकिन ये तो बहुत सारी जगह पर काट रही है, तो इसका मतलब है ये मैनी 1 होगा, पहली बात। और ये ग्राफ आप ये देखो, ये -1 और 1 के बीच में ही रह रहा है, मतलब इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 है। तो जो ये 1 से बड़े नंबर्स हैं, -1 से छोटे नंबर्स हैं, क्योंकि कोडोमेन पूरा रियल है, तो उनकी तो हमें प्री इमेज मिली ही नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, ये ना तो 1 1 होगा नोर ऑन टू, ना इधर 1 1 नोर ऑन टू, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब की बार देखो रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, कोडोमेन को, एफ सच दैट आर टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तो यही ग्राफ है, बस जो कोडोमेन है अब की बार -1 से 1 के ही बीच में है, तो ये पूरा ग्राफ -1 के 1 के बीच में चल रहा है, तो 1 1 तो मैंने वही ग्राफ पे लाइन डाल के चेक कर लिया, 1 1 तो ये है नहीं, क्योंकि कई जगह पे काट रहा है, ऑन टू होगा, क्योंकि 1 और -1 के बीच में सभी की प्री इमेज मिल जाएगी, क्योंकि ये सारा ही ग्राफ 1 से -1 के बीच में है, तो ये मैनी 1 ऑन टू होगा, मैनी 1 ऑन टू, ठीक है।
ये ऊपर वाला तो ना 1 1 था ना ऑन टू, ये कोडोमेन बदलने से ये ऑन टू तो हो गया। अब और आगे चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो अब की बार देखो क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, ठीक है, यही साइन एक्स का ग्राफ है। और अब की बार डोमेन डोमेन बदल दिया इसने, पहले तो पूरा डोमेन पूरा रियल लाइन ले रहे थे, लेकिन अब की बार डोमेन सिर्फ 0 to पाई लेना, मतलब एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में लेना, सिर्फ इतना 0 to पाई के बीच में। ठीक है, अब यहां से यहां तक मेरा ग्राफ क्या रहता है 0 से पाई के बीच में, 0 से ऐसे उठता है और पाई तक ऐसे नीचे आ जाता है, बस इतना ही। ठीक है, और ये इसने जो कोडोमेन लिया है वो लिया -1 to 1 पूरा। अब इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करके देखो, 2 पॉइंट पर काटेगा, मतलब 1 1 नहीं है। और ये ग्राफ ऊपर ऊपर रहेगा 0 से 1 इतने बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में इतने बीच में। तो इन वाले एलिमेंट्स की तो इमेज मिली नहीं, नंबर्स की इन वाले, तो इसका मतलब ये ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा। तो दिस इज मैनी वन एंड नॉट ऑन टू, यानी कि मैनी वन इनटू फंक्शन है ये। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पे, साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मुझे गिवन है एंड एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मुझे गिवन है एंड एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ये मुझे गिवन है फंक्शन। ठीक है, तो अब की बार भी डोमेन सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई है, मतलब इतने में ही बात करनी है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई के बीच में ही। और ये दे दिया जो कोडोमेन है वो 0 to 1 ही दे दिया, ऊपर का ही दे दिया, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, मतलब सिर्फ इतना। और ये ग्राफ इतने के ही बीच में है, तो 1 1 तो ये होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल खींचेंगे तो 2 पॉइंट पे काटेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन। और ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में ही तो है, तो 0 से 1 के बीच में तो यहाँ पर सभी की प्री इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब मैनी वन ऑन टू हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। अब आ जाओ फोर्थ पे, और ये पता है ना साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, तो बीच में पाई बाई टू होगा, उस पे इसकी वैल्यू 1 है मैक्सिमम। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ सच दैट -पाई बाई टू टू पाई बाई टू, मतलब जो डोमेन है वो रखा -पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और पाई बाई टू यहां होगा और -पाई बाई टू यहां होगा। और कोडोमेन रखा क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये है कोडोमेन रखा -1 to 1 के बीच में। और ये ग्राफ 1 तक पहुंचेगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पाई बाई टू पे, और -पाई बाई टू पे पहुंचेगा यहाँ लोएस्ट पॉइंट तक। तो कहीं पर भी आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करके देख लो, एक ही पॉइंट पर काटेगी, मतलब ये 1 1 होगा। ठीक है, अब ऑन टू चेक करना है, क्योंकि हमारा कोडोमेन -1 to 1 ही है, तो कोडोमेन अगर -1 to 1 है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये ग्राफ देखो -1 to 1 ही के बीच में है, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी, है ना, क्योंकि इसकी रेंज यही होगी -1 to 1 क्लोज्ड। तो कोडोमेन और रेंज सेम हो गए, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई। तो अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई तो 1 1 तो था ही, ग्राफ लाइन ड्रॉ करके जो पता चला था ऑन टू भी हो गया, और 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, और बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। देखो कितनी काम की बात है ना, बिल्कुल एक्टिव होके सुनना हर एक बच्चे को, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बेड पे लेट के पढ़ रहे हो ना, एकदम एक्टिव होके पॉज करो वीडियो को और इनको करके देखो, खुद सुलटा के देखो इनका 1 1 ऑन टू है क्या नहीं, जब आएंगे समझ में ये। जब तक खुद नहीं करोगे ना, खुद हाथ पैर नहीं मारोगे, जब तक नहीं होने वाला भाई। मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बाकी उस पे उसको पॉलिश करना आपका काम है, जितना पॉलिश करोगे ना उतनी चमक आएगी, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। ये देखो ये कर भी रखा है। अच्छा एक बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जो साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स इन सब के तो ग्राफ आपको आते ही हैं, डोमेन रेंज इन सब की बता दी थी। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स की भी तो डोमेन रेंज बताई थी, कि जो साइन एक्स की रेंज होती है ना वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाती है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। और इसकी रेंज भी सिखाई थी, क्लोज्ड इंटरवल -पाई बाई टू टू पाई बाई टू, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ इसके बीच में बनता है, मतलब डोमेन तो होता है उसका मतलब ये ग्राफ बनता है, देख लो अब आप -1 to 1 और ये -पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इस तरह से ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, बस इतना ही होगा। और ये डोमेन और रेंज ये सिखा रखी है, बस इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान रख लेना। क्लियर? अब बिल्कुल छोटी छोटी बातें बची हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, इसको छोड़ भी सकते हैं वैसे, चलो फिर भी कोशिश करेंगे करवाने की, चिंता मत करो आप।
यहाँ पे आ जाओ। 1 घंटा 4 मिनट की क्लास हो चुकी है। क्या ये कंप्लीट हो पाएगा? इनवर्स और कंपोजिशन दो। चलो भाई, जो टाइम लगेगा भाई वो तो लगेगा ही, अब क्या कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन, f such that R2R be a function, f such that R2R be a function defined by fx is equal to x mod x। इस तरह से मेरा फंक्शन डिफाइंड है, f such that R2R be a function defined by fx is equal to x mod x। और ये जो x mod x फंक्शन होता है ना, इसका ग्राफ जैसे fx is equal to x क्यूब का ग्राफ नहीं होता, उसी तरह से इसका ग्राफ बनता है x mod x का। ठीक है, तो ये जितने फंक्शन मेन है इनके ग्राफ आप ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो x mod x का ग्राफ जो होता है वो इसी तरह से बनता है। ठीक, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x स्क्वायर वाला काम करेगा, और जब ये मोड व्हेन x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाला काम करेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर x लेस देन 0 के लिए ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ गया। आई बात समझ में? तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, x mod x का ग्राफ। फॉर ईच x बिलोंग टू r बीइंग द सेट ऑफ रियल नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये पूछ रहा है कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अरे भाई ग्राफ बन गया, x के पैरेलल कहीं भी लाइन खींच के देख लो, कहीं भी एक ही पॉइंट पर काटेगी तो 1 1 पक्का होगा। और देखो ऊपर जितना भी है ना, ऊपर पूरा ग्राफ है, जितने तक y जाती जा रही है ग्राफ पूरा है, और नीचे भी ये ग्राफ आगे तक चलता जाएगा, नीचे तक पूरा। ठीक है, तो और एक एलिमेंट की प्री इमेज भी मिल जाएगी, क्योंकि रेंज है इसकी पूरी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। समझ रहे हो? तो इसकी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती है, और इस लाइन ड्रॉ करके हमें ये भी पता चल गया 1 1 भी है, तो बोथ 1 1 ऑन 2 होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसको कोशिश करूंगा करवाने की। अगर समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं तो इसको छोड़ देना। ठीक है, देखो भाई जितना मेरे से हो सकेगा ना इसको समझाने की, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने की, अगर समझ में आ जाए तो। हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मुझे फंक्शन गिवन है, और ये फंक्शन कहां से कहां तक है, फ्रॉम आर टू आर ये फंक्शन है। अब ये बताना क्या ये 1 1 ऑन 2 होगा, या ऑन 2 बट नॉट 1 1 होगा, या नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, या 1 1 बट नॉट ऑन 2। मतलब 1 1 ऑन 2 चेक करना इस फंक्शन को है या नहीं। सो एक तो तरीका है इसको करने का ये कि मैं इस x को नीचे ले आऊं। ऐसे ही तो करते हैं, अगर नीचे जैसे 1/2 हो तो वो 2 ऊपर चला जाता है, तो ऊपर वाले को नीचे भी तो ला सकते हैं। इस तरह से लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, इसको x से डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, ये आ गया x प्लस 1/x। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब 1 1 तो इसको यहीं से खत्म कर देंगे हम। कैसे? जब आप 2 पुट करोगे ना इसमें 2, तो 1/2 प्लस 1/2 सोल्व करोगे तो भी 2/5 आएगा, और 1/2 पुट करके सोल्व करोगे तो इधर 1/2 और इधर 1/2 पुट करोगे तो ऊपर 2 प्लस 1/2 ये बनेगा, तो ये भी 2/5 पे मैप और ये भी 2/5 पे मैप। क्यों? और फंक्शन आर टू आर था, मतलब रैशनल इरेशनल सब थे इसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो हमने दिमाग लगा के सोचा कि अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं जब भी 2/5 वैल्यू दे रहा है, और -1/2 पुट कर रहा हूं जब भी 2/5 वैल्यू दे रहा है, आप 2 की जगह 3 भी पुट कर सकते थे, 3 1/3, तो भी सेम वैल्यू आएगी। अगर आप 4 1/4 पुट करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। तो मेरी आप ये बात समझ गए होगे कि इधर से मैंने 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी सेम इमेज है, तो अगर सेम इमेज है तो 1 1 तो होगा नहीं, मैन इवन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 वाला कट गया, ये 1 1 कह रहा था कट गया, नोट 1 1 ये हो सकता है ना, इधर 1 1 ये हो सकता है, 1 1 बट नोट ये ए और डी तो कट गए, अभी इन दो में से कोई एक होगा। ठीक है, तो पहली बात तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं, कोई वैल्यू जैसे दिमाग में आ रही है, क्योंकि 2 रखेंगे जब भी 2 प्लस 1/2 होगा, और 1/2 रखेंगे जब भी 2 प्लस 1/2 होगा, तो देखने से ही पता चल रहा है 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात आपको सिखाई थी पीछे कि अगर कोई फंक्शन x प्लस 1/x टाइप का हो तो उसकी रेंज होती है -इंफिनिटी टू -2 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड टू इंफिनिटी, इस तरह से इसकी रेंज होती है। ठीक है, और अगर भाई इसका रेसिप्रोकल कर दे तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो आप। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब जो
सिंपली जो रेंज होगी ना 1/x+1/x की, वो क्लोज्ड इंटरवल -1/2 to 1/2 रेंज बचेगी इसका रेसिप्रोकल करने पर। इसकी रेंज ये थी और इसका रेसिप्रोकल करने पर रेंज, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा -1/2 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, ठीक है। और इन्फिनिटी का उल्टा करोगे तो जीरो ही बनेगा ना, 1/∞ जीरो होता है, यही तो होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी और 1/∞ होता है जीरो। तो उसको हम लेंगे नहीं, सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल -1/2 to 1/2 बच जाएगा इसकी रेंज। चाहे तो याद कर लो इसको, छोटी सी बात है ये, क्योंकि इसका तो आपने याद किया ही हुआ है। और अगर इसकी रेंज पूछ ले कोई इसके रेसिप्रोकल की, तो वो रेंज होती है ये। तो सिर्फ रेंज भाई इतनी आई इस फंक्शन की, सिर्फ ये रेंज आई, बाकी की तो इमेज मिली ही नहीं। जो इनके अलावा जो रियल नंबर्स बच गए, क्योंकि ये कोडोमेन पूरी आर थी, तो उनकी तो प्री इमेज मिली ही नहीं। तो ये 1 1 तो था नहीं, ऑन टू भी नहीं है, तो ना इधर 1 1 नोर ऑन टू, बात खत्म। अगर आपको ये बात पता है तो, ये बात पता है तो, इसका रेसिप्रोकल पता है तो, इसके रेसिप्रोकल की रेंज क्या होगी, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ 1 1, और अगर आप नहीं दिमाग लगा सकते, मैनुअली करना चाहते हो, तो इसको करने का वही तरीका है। 1 1 निकालने के लिए fx1 = fx2 लेके चलो और x1 = x2 पुट कर दो। तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें fx1 की वैल्यू निकालो, x1/x1 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही x2 पुट कर लो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इधर इधर इसको ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, ठीक। फिर स्क्वायर वाले एक साइड ले आओ और ये वाले एक साइड ले आओ, मतलब x1 - x2 हो जाएगा। इसमें से इन इसको इधर लेके आएंगे तो x1 x2 कॉमन लेंगे तो x2 - x1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे इसमें से माइनस कॉमन लेके, और तो x1 - x2 को हम इधर x1 - x2 और इसके साथ भी तो इनको कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 1 - x1 x2, वो आप कर लेना, ठीक है, = 0। तो दो रूट आ गए इसके, या तो x1 = x2 होगा या x1 x2 = 1 होगा। इसको जीरो पुट करेंगे जब ये आएगा, इसको जीरो पुट करेंगे जब ये आएगा। तो x1 = x2 या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा तो 1 1 हो गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है, समझ रहे हो बात को भाई। ये हो गया तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हम ये लेके चले थे और ये आ गया, लेकिन और की कंडीशन है, ये भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको 1 1 नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो ये आया x1 x2 = 1, मतलब x1 = 1/x2, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जब दोनों, जैसे x1 x2 का रेसिप्रोकल होगा, जैसे 2 1/2 थे, इस तरह का फंक्शन अगर x1 x2 हमने ले लिए तो 1 1 नहीं आएगा उनके लिए। और 1 1 जब होता जब हर एक के लिए 1 1 हो, समझ गए। तो जब इस तरह का कोई नंबर आ जाएगा तो दिक्कत वहीं क्रिएट हो जाएगी। जैसे अरे भाई इस x2 को नीचे ले जाओ तो x1 = 1/x2 नहीं हो जाएगा, तो उस टाइम पे x1 x2 बराबर नहीं होंगे, तो उस टाइम पे ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और 1 1 होगा तो जब सभी के लिए 1 1 होगा, जब 1 1 कहेंगे। अगर एक के लिए भी पॉइंट वो हो रहा है ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब तो हम उसको 1 1 नहीं मानेंगे फिर। एक तो x1 x2 आ गया ठीक ठाक, और दूसरा x2 = 1/x1 आ गया। तो मतलब कोई भी नंबर इस तरह का ले लो, जैसे 2 ले लिया और दूसरा 1/2 ले लिया, तो या 3 ले लिया या 1/3 ले लिया, तो उनके लिए ये मैनी 1 हो जाएगा। तो और एक के लिए भी मैनी 1, एक के लिए भी, एक की भी 2 इमेज आ गई तो वो पूरा ही मैनी 1 हो जाएगा फिर फंक्शन। दूसरा रेंज कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है सिंपल, कि हमने इसकी रेंज पता थी और इसका रेसिप्रोकल जब रहेंगे तो उसकी रेंज भी हमने याद कर ली, -1/2 to 1/2 होगी। उसी से हमारा 1 1 on 2 कंफर्म हो गया था, ये होगा या नहीं होगा। तो ना 1 1 था ना on 2 था, लेकिन मैनुअली हमने 1 1 भी निकालना सीखा। अब मैनुअली एक बार on 2 को भी देख लेते हैं क्या होगा। देखो भाई, मैनुअली on 2 को निकालने के लिए हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर तो इसकी रेंज पूरा रियल लाइन आ गई तो ये है ठीक, क्योंकि कोडोमेन पूरा रियल नंबर था, है ना। तो अगर इसकी रेंज पूरा रियल नंबर आ गई तो हर एक एलिमेंट की मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। और अगर पूरा रियल नंबर नहीं आई इसकी रेंज तो नहीं करेगी। तो इसकी रेंज निकालने के लिए, किसी की भी रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेके चलते हैं और x की टर्म्स में इस फंक्शन को ले आते हैं। तो इसको ऊपर ले गए = 0, फिर y x² और -x + y। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, और मुझे इसके रियल सॉल्यूशन चाहिए। यही तो बताया था, y के इक्वल पुट कर देंगे, x की टर्म्स में वैल्यू निकाल देंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी रियल वैल्यूज निकालनी है, और x की। तो इसकी रियल वैल्यूज जब होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब d > 0 होगा, ठीक है। और d > 0 मतलब इसका d निकाल दो, b² - 4ac करके, -1 का स्क्वायर -4, a है y
और सी है 4 है भाई ये तो फॉर्मूले में होता है ना बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर हो गया 1 -4 और ए हो गया वाई और सी भी वाई, तो वाई का स्क्वायर हो गया। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 1 को उधर ले गए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं y का मोड इज लेस देन 1/2, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1/2, और उसका हमें पता है कि y बिलोंग टू -1/2 टू 1/2 हो जाएगा। ये बहुत बार बता चुका हूं मैं कि अगर y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y का मोड इज लेस देन इक्वल टू ए, और अगर y का मोड लेस देन इक्वल टू ए है इसका मतलब y बिटवीन होगा -a टू a। इसको ही ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग टू होगा क्लोज्ड इंटरवल -a टू a, क्योंकि इक्वालिटी है, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर y स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लेस देन था तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो मोड लग जाएगा, मोड y इज लेस देन इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब होगा y बिलोंग टू -1/2 क्लोज्ड टू 1/2 क्लोज्ड। इन पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, और कोडोमेन पूरा रियल नंबर था और बाकी सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा, और 1 1 हमें पता ही था 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा, तो ये मैनी 1 इनटू फंक्शन है, मैनी 1 इनटू। ठीक, इज इट क्लियर। अब ये भाई अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका, ठीक है, 1 1 ऑन टू का। इसमें ये बताना है कि कितने टोटल फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं, 1 1 कैसे निकाल का 1 1 फंक्शन निकालने का फॉर्मूला ये है, मैनी 1 का ये है, ऐसे ही मतलब केस हैं ये 3, इनको अच्छे से करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब ये 1 घंटा 16 मिनट की क्लास हो चुकी है, एक फोन भी काफी हीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। देखो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। कोई टीजीटी की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है उस तक हमारा काम पहुंचा देंगे तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपका, और ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।